हेलो बच्चों, आज हम अगले वीडियो के बारे में बात करेंगे। यानी जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि आवेशन की विधियां पढ़ी थी। आवेशन की 3 विधियां मैंने आपको बताई थी: घर्षण, चालन और प्रेरण। तो उसी बात को हम आगे बढ़ाते हैं और प्रेरण के कारण ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, उसको आगे बढ़ाते हैं हम। प्रेरण जो गुण है, प्रेरण के कारण ही एक आवेशित वस्तु उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। उदासीन वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है या आकर्षित करने का गुण रखती है। तो प्रेरण ही वो कारण है जिसके कारण एक उदासीन वस्तु किसी आवेशित वस्तु से आकर्षित होती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए, कागज के टुकड़े का आवेशित वस्तु द्वारा आकर्षित होना। होता क्या बच्चों कि मान लीजिए ये कोई एक आवेशित वस्तु है। जैसे छोटे बच्चे खेल भी खेला करते हैं कि स्केल को सिर से रगड़ते हैं और उससे छोटे छोटे कागज के टुकड़ों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। मान लीजिए कि मैंने इस स्केल को रगड़ा और उस पर आ गया धनावेश, और ये कागज का टुकड़ा है जो कि उदासीन है। उदासीन होने का मतलब है जितना इसमें धनावेश है उतना ही ऋणावेश है। तो जैसे ही मैं इसके पास लेके जाऊंगा, वैसे ही माइनस या ऋण आवेश क्या होगा, इसके पास इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाएगा और प्लस वाला इससे दूर होगा। अब क्या होगा, ऋणावेश जैसे ही इधर आकर्षित हुआ, धनावेश इससे दूर गया, तो धनावेश और ऋणावेश के बीच में क्या होगा, आकर्षण होगा। और ये किसके कारण हुआ है, प्रेरण के कारण। प्रेरण के कारण ही ऐसा हुआ जिससे ये इसे अपनी ओर आकर्षित करने लग गया और इसे आकर्षित कर लिया। ठीक है, और भी महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में हम बात करेंगे। तो आप चाहें तो इसे अपने नोट्स में जोड़ लें, ऐड कर लें और नया एक टॉपिक लिख लें, महत्वपूर्ण बिंदु करके, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या महत्वपूर्ण बिंदु करके एक टॉपिक लिख लें, महत्वपूर्ण बिंदु। वो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है, एक एक करके इनके बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। तो बच्चों, पहला महत्वपूर्ण बिंदु है आवेशन के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। पहला महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि आवेशन के लिए केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों तरफ किसी परमाणु में अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, जबकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन नाभिक के अंदर होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को बाह्यतम कक्षा से, आउटर ऑर्बिट से निकालना आसान होता है, बजाय कि एक प्रोटॉन को नाभिक से निकालने के लिए। तो किसी प्रोटॉन को अगर नाभिक से निकालना चाहें तो 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर या उससे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो सामान्य रूप से नहीं दी जा सकती। तो आवेशन के लिए केवल और केवल इलेक्ट्रॉन ही उत्तरदायी होते हैं, प्रोटॉन्स नहीं।
कभी भी आप ऐसा नहीं पढ़ोगे या नहीं देखोगे। सामान्य अवस्थाओं की बात कर रहा हूं मैं। अगर इसमें कोई ज़्यादा फिजिक्स लगाने लग जाए तो बात अलग है, लेकिन सामान्य अवस्थाओं में जहाँ तक हम सिलेबस से बंधे हुए हैं, मैं वहाँ तक की बात करता हूँ कि इलेक्ट्रॉनों का ही स्थानांतरण होता है। इलेक्ट्रॉन एक सतह से दूसरी सतह पर जाते हैं, और जैसा कि मैं पिछली कक्षाओं में आपको बता चुका हूँ कि इलेक्ट्रॉन जिस सतह से जाता है उस पर धनावेश, और जिस सतह पर जाता है वहाँ पर ऋणावेश उत्पन्न हो जाता है। तो यानी जहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है वहाँ धनावेश, और जहाँ इलेक्ट्रॉन जाता है वहाँ ऋणावेश आ जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि यदि दो समान धात्विक गोले लिए जाएं, दो समान धात्विक गोले लिए जाएं। समान धात्विक गोलों का मतलब क्या है कि इनका द्रव्यमान भी क्या हो, समान हो, लेकिन इन पर विपरीत आवेश हो। क्या हो, इन पर विपरीत आवेश हो। यानी अगर मैंने ये गोला लिया जिसका पदार्थ और द्रव्यमान समान है, आकार भी समान है, उस कंडीशन में अगर मैंने इसको प्लस और इसको माइनस, यानी इसको धनावेशित कर दिया और इसको ऋणावेशित कर दिया, इसको नाम दे देते हैं ए बी, यानी ए को मैंने धनावेश दिया और बी को ऋणावेश दिया है, तो इन पर तब इनके द्रव्यमान भी अलग अलग होंगे। यानी इनके द्रव्यमान भी क्या हो जाएंगे, पहले द्रव्यमान समान था, अब द्रव्यमान इनका क्या होगा, अलग अलग होगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो कितना बताया था मैंने, -9.1 गुणा 10⁻⁻31, और प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.67 गुणा 10⁻27 किलोग्राम। तो ये था हमारा दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु। तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो हमें बताता है कि आवेशन की सही जांच, आवेशन की सही जांच प्रतिकर्षण द्वारा की जा सकती है। आप स्टेटमेंट्स पढ़ते रहिए और अपना दिमाग लगाना स्टार्ट कीजिए। भाई अगर मैं क्या बात करना चाहता हूँ कि आवेशन की जो सही जांच है वो प्रतिकर्षण से ही की जा सकती है, क्योंकि होता क्या है कि क्योंकि समान आवेशों में ही प्रतिकर्षण होता है। अगर एक वस्तु आवेशित है और दूसरी अनावेशित है या उदासीन, एक ही बात होती है, तो अगर एक आवेशित वस्तु को दूसरी अनावेशित वस्तु यानी उदासीन वस्तु के पास ले जाएंगे तब भी उनके बीच में आकर्षण होगा। अगर एक धनावेशित वस्तु है और दूसरी ऋणावेशित वस्तु है, उनको पास लाएंगे तब भी उनके बीच में आकर्षण होगा, लेकिन प्रतिकर्षण तभी होगा जब दोनों वस्तुओं पर आवेश क्या हो, समान हो। अब अगर एक आवेशित वस्तु है और दूसरी उदासीन है, तो अभी थोड़ी देर पहले हमने एक बात इस वीडियो के स्टार्टिंग में पढ़ी थी, क्या कि जब किसी आवेशित वस्तु को किसी उदासीन वस्तु के पास ले जाया जाता है तो प्रेरण से उसके अंदर आवेशित गुण उत्पन्न हो जाते हैं, आवेश के गुण उत्पन्न हो जाते हैं और वो उसको आकर्षित करना प्रारंभ कर देते हैं। चौथा है, इसको मैं मिटा देता हूं। अब चाहें तो इन तीनों पॉइंट्स को
नोट कर लें। आगे जो चौथा पॉइंट है हमारा, वो चौथा पॉइंट ये है कि जब किसी धातु पर एक्स किरणें डाली जाती हैं, एक्स-रे धातु पर डाली जाती है, तो क्या होता है, वह धनावेशित हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे हम एक्स-रेज डालते हैं, वैसे ही क्या होता है, धातु पर एक्स-रे डालने से, एक्स-रेज डालने से, एक्स किरणें डालने से यहां से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है, और जिस सतह से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है उस सतह पर धनावेश आ जाता है। इसलिए जिस धातु पर एक्स किरणें डाली जाती हैं, उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने के कारण, इलेक्ट्रॉन निकलता है, और इलेक्ट्रॉन निकलता है जिसके कारण वस्तु कैसी हो जाती है, धन आवेशित हो जाती है। अब ये वस्तु कैसी हो गई, धनावेशित हो गई, ये वस्तु धनावेशित हो गई। पांचवा और बहुत महत्वपूर्ण बिंदु जो है वो ये है कि हम इलेक्ट्रोस्कोप के बारे में पढ़ेंगे। पांचवा जो है हमारा इलेक्ट्रोस्कोप है। इलेक्ट्रोस्कोप को गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं, मतलब स्वर्ण पत्र प्रयोग। अब स्वर्ण पत्र प्रयोग क्या है? गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट, स्वर्ण पत्र, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट है। तो स्वर्ण पत्र प्रयोग, इसमें क्या किया जाता है बच्चों, इसमें एक हम जार ले लेते हैं, इस जार में इस जार के मुख पर हम लोग एक रबड़ का या कुचालक कॉर्क लगा देते हैं, और उसमें एक धात्विक छड़ ऐसे लगा देते हैं। धात्विक छड़ है ये, ठीक है, जार, और ये है धात्विक छड़। इस धात्विक छड़ के सिरों पर हम लगा देते हैं स्वर्ण पत्र, यानी सोने की लीव्स, पत्तियां, यानी पतले स्ट्रिप्स लगा देते हैं, पतली स्ट्रिप्स हम इस तरह से लगा देते हैं, ठीक है, इसीलिए इसका नाम है स्वर्ण पत्र। अब सोने का उपयोग क्यों किया जाता है? सोना तो बड़ा महंगा है। सोने का प्रयोग करने का कारण यह है बच्चों कि सोने के बहुत इसकी जगह एल्युमिनियम भी लगा सकते हैं, लेकिन सोने की बहुत पतली पतली पत्तियां, पत्र, स्लाइसेस काटे जा सकते हैं, जिस गुण के कारण इसका उपयोग किया जाता है। अब मैं अगर किसी माध्यम द्वारा इस मेटालिक रॉड, मतलब धातु की छड़ को आवेश दे देता हूं, मान लीजिए प्लस आवेश दिया, धन आवेश दिया, तो प्लस आवेश यहां से होता हुआ ऐसे इस पे आएगा और इस पे भी आएगा। अब समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, तो जिन पत्तियों की स्थिति पहले ये थी कि वो पास पास थी, उनके बीच में फैलाव आ गया, वो दूर दूर हो गई। तो इससे ये सिद्ध होता है कि समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, और इनका फैलाव जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा आवेश है, या मैं ये कहूं कि जितना ज्यादा आवेश इसको देंगे उतना ज्यादा प्रतिकर्षण होगा और इसमें फैलाव उतना अधिक होगा। सही बात है, तो उतना ही फैलाव इसमें क्या होगा, अधिक होगा।
और फैलाव जब अधिक होगा तो इस फैलाव से हम आवेश की मात्रा की गणना भी कर सकते हैं। तो समान आवेशों में प्रतिकर्षण, एक तो हम इससे इस बात को सिद्ध कर सकते हैं। दूसरा, आवेश की मात्रा कितनी है या उसका परिमाण कितना है, हम इस बात की गणना भी स्वर्ण पत्र प्रयोग से, गोल्ड लीफ एक्सपेरिमेंट से कर सकते हैं। ठीक है, ये था हमारा 5वां पॉइंट। यहां तक आपको सारी बातें समझ आई होंगी। अब हम आवेश के बारे में हमने बात की थी, तो छोटी सी बात आवेश के बारे में और कर लेते हैं। वो क्या है? आवेश का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक है कूलाम। जिसका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंबल क्या है, सी से लेते हैं। ठीक है, अच्छा, अब धारा बराबर आवेश बटा समय होता है। आवेश को क्यू से प्रदर्शित करते हैं, या तो स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू। तो क्यू बराबर आई इंटू टी। तो एम्पियर ये इसकी विमा। तो एसआई मात्रक क्या हुआ, कूलाम, और विमा क्या हुई इसकी, ए टी। सीजीएस मात्रक बच्चों इसका होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, ईएसयू। ठीक है, स्थिर विद्युत इकाई। सीजीएस मात्रक क्या है इसका, ईएसयू, स्थिर विद्युत इकाई। और स्थिर विद्युत इकाई जो है वो 1 कूलाम बराबर कितना होता है, 1 कूलाम बराबर 3 गुणा 10 की पावर 9 ईएसयू के बराबर होता है। यानी ये एक बहुत छोटा मात्रक है, ये एक बहुत छोटा मात्रक हुआ। अगर मैं 1 ईएसयू निकालूं तो कितना होगा, इधर चला जाएगा, 10 की पावर माइनस 9 में बदल जाएगा ये। ठीक है बच्चों, अच्छा, और बड़ा मात्रक आवेश का सबसे बड़ा मात्रक या बड़ा मात्रक क्या होता है, वो होता है फैराडे। और जो किसके बराबर होता है, फैराडे किसके बराबर होता है? अगर आपने कहीं पढ़ा है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए और बताइए। 1 फैराडे इतने कूलाम के बराबर होता है, 96500, यानी 96,500 कूलाम के बराबर होता है। थैंक यू वेरी मच बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आवेश के गुणधर्म, आवेश के गुण क्या क्या हैं। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।